हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 3 SST का है हमारे, जिसका नेम है मुद्रा और साख। ठीक है, आज हम ये वाला मुद्रा एवं साख चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशन है सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी। तो मुद्रा, देखो मुद्रा क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। मुद्रा, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती रूप में कार्य करती है और इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। बहुत ही इजीली आपको समझना है। जो मुद्रा है, इससे मुद्रा का तो आप समझ रहे होंगे। मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, मुद्रा जो है विनिमय, विनिमय मतलब होता है लेन देन। ठीक है ना, प्रक्रिया में, लेन देन की प्रक्रिया में जो मुद्रा है वो मध्यवर्ती यानी बीच का काम करती है और इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को। मुद्रा जो है वो विनिमय में लेन देन का काम करती है, विनिमय का काम करती है, मध्यवर्ती का काम करती है इसमें, और इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है, मुद्रा को। नेक्स्ट है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु, लेने देने वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। देखो, एक वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन, मतलब मैंने आपको जो है, मान लो मैंने आपको गेहूं दिया और उसके बदले में मैंने आपसे दाल ली, तो क्या हुआ? इससे मैंने वस्तु के बदले वस्तु लिया, तो इसे जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। बस इतना ही। और आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ये किसे कहते हैं? देखो, ये भी बहुत ही इसी से रिलेटेड ही है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता हो, मान लो मैं आपको गेहूँ देना चाहती हूँ और वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो और आप जो हो वो मुझसे गेहूँ लेना चाहते हो। ठीक है, तो मुद्रा का उपयोग किए बिना तो फिर मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। मुद्रा का प्रयोग किए बिना ही हम विनिमय जो है, विनिमय के द्वारा क्या कर लेते हैं? वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। मान लो मैंने आपको गेहूं दिया और उसके बदले में आपसे मैंने दाल ली, है ना, तो इसमें कोई पैसे की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब आप मुझसे राज़ी हो और मैं आपसे राज़ी हूँ और उसमें मुद्रा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। बस यही इजी डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है कि जो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में है और ये भारत का मुख्य बैंक है। और इसके कार्य हम पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो काम है वो क्या काम है। तो देखो, जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना इसका काम है। और जो बैंक है, समिति है, उन पर नज़र रखती है और ब्याज की दरों की शर्तों पर भी निगरानी रखती है। बैंक जो ये भी देखती है कि जो बैंक है वो कितनी ब्याज दरें लोगों से ले रहे हैं, तो उस पर भी निगरानी रखती है। और बैंकों के पास कितना नगद अभी शेष में है, ठीक है, बैंक अपने पास कितना नगद शेष में रखे हुए हैं उसकी सूचना भी रखता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, उसके बाद है ऋण। जो हम उधार होता है, ऋण होता है, वो किस प्रकार वितरित करना है इस पे भी नज़र रखता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 5 काम जो है ये है, आपको लर्न कर लेना है। 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताइए, तो आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आपका नया टॉपिक आता है साख। साख किसे कहते थे? देखो, साख एक प्रकार का समझौता है। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना कि साख एक प्रकार का समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को जो पैसे दे रहा है, उधारकर्ता को, मान लो मैं आपको पैसे दे रही हूँ, ठीक है, को धनराशि, वस्तुएं एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देगा कि वो भविष्य में उसका भुगतान कर दे। इसका मतलब कि आप मुझे ये विश्वास दोगे कि हाँ, मैं आपकी वस्तु को, मैं आप या फिर आपसे मैंने आपको कोई पैसे दिया या मैंने आपको कोई चीज़ दी, तो आप मुझे ये विश्वास दिलाओगे कि हाँ, मैं आपको वो चीज़ दे दूँगा। तो ये जो समझौता होता है ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच में, ठीक है, लेने और देने वाले के बीच में जो समझौता होता है उसे हम साख कहते हैं। उसके बाद हमारा है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या होता है? उधारदाता जो उधार ले रहा है और उधारदाता मतलब जो उधार दे रहा है और प्राप्तकर्ता जो उधार ले रहा है से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वो अपनी ऋण राशि वसूल कर सके। ये परिस्थितियाँ ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। मतलब कि अगर
मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ और आप उसके बदले में मैं आपसे क्या प्रूफ मांगूँ कि आप मेरा पैसा दे दोगे। तो आप कहोगे कि अगर मैंने आपके पैसे नहीं दिए तो आप जो हो मेरे से अपने खेत पे कृषि करवा लेना, है ना, मेरी भूमि ले लेना, मेरा जेवर ले लेना। तो हम उसे क्या आश्वासन दिलाते हैं कि हम कोई राशि हम या फिर अपनी कोई संपत्ति जो है तुम्हें दे देंगे। तो इसे समर्थक ऋणाधार कहा जाता है। और स्वयं सहायता मूल्य क्या होता है, ये सारे चैप्टर के जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे मैं शॉर्ट में करके आपको बता रही हूँ। देखो, स्वयं सहायता समूह एक समूह होता है, ये गांव में चलाया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह का मूल विचार ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाता है। मतलब जो महिलाएं हैं वो मिलकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती है और उनकी बचत को एकत्र किया जाता है। महिलाएं जो बचत करती है उसे एकत्र किया जाता है और जो यूज़फुल जो लोग होते हैं जिन्हें उधार की ज़रूरत होती है उन्हें वो कम ब्याज दर पर, है ना, या बिना समर्थक ऋणाधार के उन्हें ब्याज देती है। अब देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप से तात्पर्य है कि आजकल जो मुद्रा है वो किन रूपों में उपलब्ध है। अब देखो, ये तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आजकल मुद्रा किन रूपों में उपलब्ध है। कागज़ के नोट हमने देखा है, सिक्के ये भी होते हैं आजकल, मोबाइल एवं बैंकिंग, नेट बैंकिंग ये भी होता है। मोबाइल से क्या कहते हैं, हम पैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये भी मुद्रा के आधुनिक रूप है। यूपीआई ये भी हमारे मुद्रा का आधुनिक रूप है। और चेक द्वारा भी तो हम पैसे जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, हमने मान लो चेक लिखा है 1000 रुपये का, तो ये वो मुद्रा का ही तो आधुनिक रूप है ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आजकल जो चल रखे हैं ये सारे आधुनिक रूप है मुद्रा के। ये आपको लर्न कर लेना है। बस ये बहुत ही ईजी है कि भाई नोट, सिक्के, चेक, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सारी चीज़ें मुद्रा के आधुनिक रूप है। आपको ऐसे याद करना है। और रिजर्व बैंक के कार्य ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ कि मुद्रा जारी करना, ठीक है, मुद्रा जारी करना किसका कार्य होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लिख दोगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है मुद्रा जारी करना, ठीक है। अब और क्या काम होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो देखो, बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना कि बैंक कैसे काम कर रहा है ये नज़र रखना। ब्याज की दरों को निर्धारित करना भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है, ठीक है। उसके बाद है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। ये क्लीन नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ भी रही हूँ। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना कि जो है कितनी % जो पैसे हैं वो बैंक अपने पास रख रही है, और बैंकों की कुछ नगद राशि का समर्थन। ये 5 काम जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं। अब साख की शर्तें, मैंने आपको बताया साख क्या होता है, एक प्रकार का समझौता होता है जो उधारकर्ता, मतलब जो व्यक्ति दे रहा है पैसे और जो उधार ले रहा है, उन दोनों के बीच होता है। तो साख की शर्तें यानी जब वो दोनों समझौता करते हैं तो किन चीज़ों का समझौता करते हैं, तो देखो, ब्याज की दर का बोलेगा कि मैं आपसे 5% ब्याज पर दे रहा हूँ ये इतने पैसे, या 10% ब्याज पर दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले वो ये तय करेगा। उसके बाद समर्थक ऋणाभार कि अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए, है ना, मैं कहूँगा, वो कहेगा कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पैसे दे दोगे। तो वो कहेगा कि नहीं, अगर मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो तुम मेरे खेत में से 1 एकड़ ज़मीन ले लेना, है ना, मतलब उसको विश्वास दिलाना। या फिर तुम मेरे जेवर ले लेना, तुम मेरी गाय ले लेना, है ना, ऐसा। तो समर्थक ऋणाभार आवश्यक दस्तावेज। अब अगर वो औपचारिक रूप से यानी बैंकों से जो है उधार लेता है, बैंकों से समझौता करता है, तो उसे कोई दस्तावेज देना पड़ेगा खेत का या फिर अपने ज़मीन का, अपने घर का, कि अगर मैंने आपका जो है ब्याज, बैंक से कहेगा कि अगर मैंने आपका ब्याज समय पर नहीं लौटाया तो आप मेरा खेत ले सकते हो, है ना। तो समर्थक ऋणाभार ये जो है 3 शर्तें जो है साख की शर्तें, ये वही रिपीटेड है, इसे आप मत लो। तो साख की 3 शर्तें होते हैं, एक तो ब्याज की दर, दूसरा समर्थक ऋणाभार और तीसरा आवश्यक दस्तावेज। ये साख की महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह के कार्य। देखो, ये भी 5 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वयं सहायता समूह के कार्य लिखो। तो आप लिख दोगे सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, जो सदस्य होते हैं इसके उनकी जमा पूंजी, उनकी जो बचत होती है उसे इकट्ठा करना, और ग्रामीण वर्धन जिन्हें ज़रूरत होती है इन पैसों की उनको देना और ब्याज देना और कम दर पर ब्याज देना, है ना।
और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, ये भी जो है समाज स्वयं सहायता समूह में होता है। जैसे कि पोषण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जब ये समूह बैठाए जाते हैं, जब जो कमेटी बिठाई जाती है, तो ये सारी मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है ना, जिससे लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। और बिना समर्थक ऋणाभार के ऋण देना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति तुम्हें यकीन दिलाए कि भाई मान लो तुम मेरा घर ले लेना, या फिर जैसे बैंक में हमें दस्तावेज़ देने पड़ते हैं ना, वैसा कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो है स्वयं सहायता समूह जो है आपको जानती होगी, है ना, तो आपको समर्थक ऋणाधार की देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कार्य थे स्वयं सहायता समूह के, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साख मुद्रा, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, भारत में पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से कौन करेंसी नोट जारी करता है। अब आपको मैंने बताया था ये कौन जो है मुद्रा जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक का काम है मुद्रा जारी करना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है, मतलब आजकल किस चीज़ का जो है मुद्रा के आधुनिक रूपों में यूज़ किया जाता है। तो देखो, चांदी के सिक्के नहीं, आजकल चांदी के सिक्कों का यूज़ नहीं होता, तांबे के सिक्कों का भी यूज़ नहीं होता, सोने के सिक्कों का भी यूज़ नहीं होता है, कागज़ के नोटों का यूज़ होता है। तो का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, हमने बैंक में आज 10,000 रुपये जमा किए, है ना, और अगर मान लो दूसरा कोई व्यक्ति गया, उसे 5,000 रुपये उधार चाहिए, तो जो बैंक है वो किस रूप में इस्तेमाल करेगा, हाँ, वो करेगा ऋण देने के लिए इस्तेमाल करेगा वो, है ना, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करेगा, उधार देने के लिए इस्तेमाल करेगा। साख के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। देखो, नहीं वर्ड आया है, हमें उस पर करना है जो साख के औपचारिक स्रोत नहीं है। औपचारिक मतलब फॉर्मल। ठीक है, बैंक तो है भाई, बैंक तो फॉर्मल है, सहकारी बैंक ये भी है, इनमें से कोई नहीं है, हो नहीं सकता। इसका आंसर होगा सी, कंपनी के मालिक। ठीक है, ये जो है औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि ऋण जाल से आप क्या समझते हो। देखो, ऋण जाल होता है उधार का जाल। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एक तरह से उधार का जाल। जो व्यक्ति ने, मान लो उधार मैंने ले लिया, आज 5,000 रुपये मैंने आपसे लिए, है ना, मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए और मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मैं तनाव में हूँ, मैं कैसे दूँ आपको पैसे। तो मैं क्या, उधार लेकर फंस गया, है ना, मेरा काम नहीं हो पाया, मैं उधार के जाल में फंस गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो उधार है वो मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, उधार चुकाने में असमर्थता होती है मुझे। समर्थ तो नहीं होगा, है ना, दोनों सही ये भी नहीं होगा, दोनों गलत ये भी नहीं होगा, उधार चुकाने में असमर्थता तो है जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उधार चुकाने में असमर्थता इसका सही उत्तर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क हमारा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा क। आप समझ गए ऋण जाल से क्या होता है कि मैं उधार लेकर फंस गया और उधार नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं जमा कर पा रहा हूँ, तो मैं ऋण के जाल में फंस गया, तो उसे कहते हैं उधार। तो इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हम उधार देने में असमर्थता आती है, हम उधार नहीं दे पाते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारा कि बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखते हैं, मतलब कि बैंकों के पास नकद में, ठीक है, नकद में कितना रुपए होता है, कितना नगद कोष रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 15%। ठीक है, 15% रखते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक स्थापना का श्रेय किसे माना जाता है। तो मोहम्मद यूनुस को माना जाता है, ये भी आपको याद कर लेना। 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समर्थक ऋणाधार का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समर्थक ऋणाधार का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको बताया था समर्थक ऋणाधार क्या होता है, वो प्रूफ। देखो, जेवर हो सकते हैं, बिल्कुल जेवर हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा ना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कृषि भूमि, अब मान लो कि मैं आपको उधार दे रहा हूँ, तो आप मुझे क्या कहोगे कि मेरे जेवर ले लेना, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो जेवर हो सकता है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। कृषि भूमि, ये भी कह सकते कि मेरी भूमि ले लेना, तो ये भी उदाहरण नहीं हो सकता। घर, तो ये भी कह सकता है कि चलो मेरा घर ले लेना, तो ये भी उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं का पूछा गया। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें डी पे टिक कर देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, स्वयं सहायता समूह में
स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? देखो बैंक द्वारा नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि स्वयं सहायता मूल्य ग्रामीण लोग मिलकर, ठीक है ना, सदस्य ग्रामीण गांव के सदस्य मिलकर बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सदस्य द्वारा। सरकार द्वारा भी नहीं लिए जाते और एमएलए द्वारा भी नहीं लिए जाते। सदस्य, गाँव के सदस्य, अधिकतर महिलाएं मिलकर जो है स्वयं सहायता मूल्य बनाती है, समूह बनाती है ना। देखो नकदी और चेक विकल्प है। नकद यानी पैसा और चेक किसके विकल्प है? मुद्रा के विकल्प है। समर्थक, ऋणाधार और सिक्के, मांग जमा, इन सब के विकल्प नहीं है, मुद्रा के विकल्प। अभी हमने पढ़ा था कि चेक जो है किसका विकल्प है? मुद्रा का विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण चुकाने की विधि को क्या कहा जाता है? पुनर्भुगतान की विधि कहते हैं ऋण चुकाने की विधि को। देखो ये सारे उन क्वेश्चन के आंसर जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया। देखो हम कुछ रिक्त स्थान, कुछ फिलअप्स पे चर्चा करेंगे। देखो ये चैप्टर मैं आपको पूरी तरह से इसमें कवर करा रही हूँ, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर समझ आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि और भी बच्चे देख सके। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ओके। आइए अब हम फिलअप्स पे चलते हैं, ठीक है। देखो भारत में बैंक इन दिनों नकदी के रूप में अपनी जमा राशि का %% रखते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर जो है MCQ में बताया था 15% रखते हैं, 15% रखते हैं। उसके बाद मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या शामिल है? आजकल मुद्रा किस रूपों में यूज़ की जाती है? कागज़ के नोटों में, है ना। ये भी ऊपर को क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कागज़ के नोट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताते जा रही हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपनी किसी कॉपी में नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं आंसर आपको बताती हूँ। इसका आंसर क्या था, क्या बताया था मैंने? 15% रखते हैं। और इसका क्या था? कागज़ के नोट, ठीक है, कागज़ के नोट। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ आता है थर्ड पार्ट है, चूँकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? देखो मुद्रा जो है यानी जो पैसे हैं वो विनिमय प्रणाली में, लेन देन की प्रणाली में मध्य का काम करते हैं, बीच का काम करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? हाँ, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब फोर्थ है हमारा कि मांग पर वापस लिए गए बैंक खातों में जमा को डैश कहा जाता है। मांग पर वापस लिए गए खातों में जमा को क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, या फिर अभी नीचे भी हम इसका आंसर पढ़ लेंगे। लेकिन आपको अगर पता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखो जमा का एक बड़ा हिस्सा बैंकों द्वारा डैश के लिए उपयोग किया जाता है, उधार देने के लिए, है ना। जो हम जमा करते हैं वो उधार देने के लिए, ऋण के लिए जो उसका उपयोग करते हैं। अब ऋण चुकाने की विधि को क्या कहते हैं? ये भी हमने MCQ में पढ़ा था, पुनर्भुगतान कहते हैं। अब डैश जो है बांग्लादेश में उचित दर पर गरीबों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने वाली सफलता कहानी रही है। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण बैंक, ठीक है। गाँव में जब से बैंक खुल गए हैं तब से जो है लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, जो किसान हैं उनकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक जमा का उपयोग लोगों की डैश को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो बैंक जमा का उपयोग है वो लोगों की आवश्यकताओं को, है ना, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उसका उपयोग, एक सेकेंड, हाँ, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। लेन देन में डैश लाभदायक है। लेन देन में क्या चीज़ लाभदायक है? आप मुझे बताइए कि लेन देन में क्या चीज़ लाभदायक है। देखो जहाँ वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है और मुद्रा का उपयोग नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है इसे, है ना। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसे दोहरा संयोग। देखो आपको अभी लिख रही हूँ मैं, शायद समझ में ना आ रहा हो, पर आपको मैं बोल रही हूँ कि इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है, ठीक है। ये इसके आंसर है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस पढ़ाए ना, ये उसका भी आंसर है यहाँ पे। देखो ज़्यादातर आपको पता होगा लेन देन में क्या चीज़ सहायक होती है? मुद्रा, पैसे। अब जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यह आजकल बहुत ही कम ही देखने को मिलता है हमको, ठीक है। देखो अब हमारे टिक राइट का क्वेश्चन आ गया, सही गलत के प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना और सही गलत का बताना है हमें। जमा का बड़ा हिस्सा, जो जमा करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बैंकों द्वारा करेंसी के छपाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखो करेंसी की छपाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, ये सही नहीं है। और बैंकों की आय का प्रमुख मुख्य स्रोत ब्याज से होता है, ऐसा भी नहीं है, मुख्य स्रोत ब्याज से नहीं होता,
नेक्स्ट है हमारा कि भारत में करेंसी रिजर्व बैंक जारी करते हैं। जी बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम है मुद्रा जारी करना। और स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के बारे में अधिकांश निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सॉरी अगर कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आई एम सॉरी। ठीक है, देखो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के बारे में अधिकांश निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, सरकार के द्वारा तो बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं, ये लोगों का समूह होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेन देन की मुद्रा, लेन देन में मुद्रा हानिकारक, बिल्कुल नहीं जी, ये भी गलत सेंटेंस है। अभी हमने पढ़ा कि लेन देन में मुद्रा ही हमारे लिए सबसे लाभदायक होता है। तो देखो ये उसके आंसर्स हैं हमारे, मैंने आपको इसलिए आंसर भी दिए हैं ताकि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं और भी चैप्टर्स की वीडियो डालूंगी तो वो भी आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब सारी नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।